तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम लोग 41 से लेकर के 60 नंबर तक के क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो है इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के लिए क्वेश्चन बैंक है, जो कि ITI के CBT एग्ज़ाम में, किस एग्ज़ाम में, CBT एग्ज़ाम में काम आता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम में। तो चलिए एक एक करके हम इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि DC जनरेटर में स्पिल्ट रिंग का क्या कार्य होता है। स्पिल्ट रिंग जो होता है DC जनरेटर में, उसका क्या कार्य होता है। तो स्पिल्ट रिंग का कार्य होता है कि वो आउटपुट जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वो एक दिशीय बनाए। वोल्टेज को कैसे बनाए, एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल। अगला है 42 नंबर की DC जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील के रूप में प्रेरित होता है। यानी कि जो वोल्टेज बनता है वो कैसा होता है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है। DC जनरेटर में क्या है, DC जनरेटर में क्या बोलता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जनरेट होता है। चलिए अगला नंबर है, कह रहे कि जो X रूप से चिन्हित स्लॉट है उसका क्या उद्देश्य है। तो ये जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट के ऊपर जब हम आर्मेचर या ऐसे कहे कि स्टार्टर का या रोटर का जो स्लॉट बनाते हैं, तो ये रोटर जो हम लगाते हैं उसके ऊपर, तो ये जो शाफ्ट में फिक्स करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम की लगाते हैं उसको लॉक करने के लिए। तो इसको क्या कहा जाता है, कुंजी। एक प्रकार की क्या कही जाती है, कुंजी की जाती है, कही जाती है उसको फिक्स करने के लिए। आइए 44 नंबर कह रहे कि DC जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। यानी कि जो फील्ड कॉइल होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य है कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, ठीक है। यानी कि जो पोल होते हैं, क्या होते हैं, पोल को मैग्नेटाइज करने का ये काम करती है, मैग्नेटाइज करने का काम करती है। अगला नंबर आइए 45 नंबर। 45 कह रहा है कि बड़े DC जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है, पोल कोर बनाने के लिए, और वो भी कैसे मशीन है, बड़े DC जनरेटर है। तो बड़े DC जनरेटर जो होते हैं उसमें हम लोग कास्ट स्टील का उपयोग करते हैं। किसका, कास्ट स्टील का। और वही अगर छोटे हो गए, क्या हो गए, छोटे, स्मॉल DC जनरेटर, स्मॉल हो जाएगा तब हम लोग ढलवा का उपयोग करेंगे, ठीक है, ढलवा लोहा का उपयोग करेंगे। चलिए अगला नंबर कह रहा है कि क्यों पोल कोर स्टैंपिंग DC जनरेटर में पटलित करते हैं। पोल कोर को स्टैंपिंग DC जनरेटर में क्यों पटलित करते हैं। पटली का मतलब होता है लेमिनेटेड। तो ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं। यानी कि परत मोटे होते हैं लेकिन उनको परत परत करके और तब एक मोटा स्टैंप करके एक मोटा बनाया जाता है। तो इसका कार्य होता है कि रिड्यूस ED करंट लॉस, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। 47 नंबर आइए। 47 कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ क्या लिखा है, किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया किस प्रकार के DC जनरेटर का, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो हम शंट जनरेटर का उपयोग करते हैं। अगला ये कह रहे कि DC जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होता है यूज़ करते हैं हम, उसका कार्य क्या होता है कि जो न्यूट्रलाइज होता है, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए। तो ये C नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला ये कह रहा है कि चलिए अगला कह रहा है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध, क्या कह रहा है, यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान के ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है DC जनरेटर पर। यानी कि शंट का जो फील्ड का प्रतिरोध है अगर वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए। तो जब क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा तो जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है, यानी कि वोल्टेज ही बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो इसका भी सही आंसर C होगा। अगला 50 नंबर कह रहे कि DC जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है DC जनरेटर में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो कह रहा है कि आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो वोल्टेज बिल्डअप होना चाहिए वो वोल्टेज का मान क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो B हो जाएगा। चलिए 51 देखिए, ये न्यूमेरिकल टाइप का है। इसमें कह रहा है कि सिंप्लेक्स वेब वाउंड आर्मेचर
के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में कितना 1020 कंडक्टर है और 1500 आरपीएम की गति से संचालित हो रहा है और फील्ड फ्लक्स कितना दिया है 0.07 वेबर दिया है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है phi ZNP/60A होता है। ठीक है, अब इस हिसाब से इसको हम क्या करना है, हमें इसका मान ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो जब हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो कितना 357 वोल्ट आएगा। हम इसको बना नहीं रहे हैं, कितना वोल्ट आएगा 357 वोल्ट आएगा। चलिए अगला कह रहा है कि 52 नंबर में कि बड़े डीसी जनरेटर में क्या कह रहा है कि जो बड़े डीसी जनरेटर के आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर कैसे किया जाता है। तो अभी पढ़े कि कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग लगा करके हम क्या करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करते हैं। तो 52 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे 53 में वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना भी क्वेश्चन है ये इसमें से 80% जो क्वेश्चन है आपका 80% क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा। तो चलिए अब 53 नंबर डी है। हाँ, ये 53 क्या कर रहा है डी, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव पड़ता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रख दिया जाए। ठीक है, तो ज़्यादा दिनों तक अगर किसी चुंबक को हम छोड़ देते हैं तो उसका जो रेडिजुअल मैग्नेट अवशिष्ट चुंबक जो होता है ना वो खो देता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा दिन से जनरेटर रखा है तो उसको हम क्या करना है, उसके चुंबक को ले जाकर मैग्नेटाइज कराने या चार्ज कराने के लिए कहा जाता है। चलिए 54 ये भी देखिए, ये भी है, कह रहा है कि 4 पोल डायनेमो में प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए यदि 1000 आरपीएम पर लैप वाइंडिंग कंडक्टरों की कुल संख्या 600 दी गई है तो क्या होगा, और फ्लक्स पर पोल कितना है 0.06 वेबर दिया गया है। ठीक है, तो इसका जब आप मान निकालिएगा तो 640 वोल्ट आएगा। ये भी उसी फार्मूला से बनेगा, हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। चलिए 55 में कह रहा है कि यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसमें मेन फ्लक्स जो है वो टूट जाता है। मेन फील्ड जो है, फील्ड का फ्लक्स जो है वो अगर डिस्टर्ब हो जाता है, टूट जाता है तो क्या होगा, तो ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा 0। यानी कि जब फील्ड में मैग्नेट ही नहीं रहेगा तो वो इंड्यूस ही नहीं हो पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ब्रश के भारी स्पार्किंग का क्या कारण होता है। डीसी जनरेटर जब चलता है तो देखिए वहाँ से धुआं आने लगता है, स्मेल आने लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्पार्किंग होता है। तो स्पार्किंग जो होता है वो दो उसमें लगे होते हैं, MNA और GNA। ठीक है, MNA और GNA ये दोनों की स्थिति यदि बदल जाती है तो स्पार्किंग ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग उपकरण को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो हम केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। किसका, केल्विन ब्रिज का उपयोग करते हैं। अगला ये कह रहा है शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो क्या है, ग्राउर, एक्सटर्नल ग्राउर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कब देखिए कह रहा है ओपन सर्किट के लिए और शॉर्ट सर्किट के लिए, दोनों सर्किट के लिए क्या है, हाँ ग्राउर का उपयोग करते हैं और वो भी कौन सा, एक्सटर्नल ग्राउर का उपयोग करते हैं। चलिए ये देखते कह रहा है कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण विधि का क्या नाम है। तो यहाँ देखिए ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फील्ड, इसको क्या कहते हैं फील्ड, इसको कहते हैं आर्मेचर, आर्मेचर कहते हैं। और ये जो है ये आर्मेचर को दो भागों में बांट दे रहा है। तो इस विधि को हम कहते हैं आर्मेचर डिवाइड मेथड, यानी कि आर्मेचर को हम क्या कर दिए, दो भागों में बांट दिए। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे 60 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग के तार का उपयोग किया जाता है। डीसी मशीन है और उसका फील्ड कॉइल बांधना है तो किस प्रकार का, तो हम सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का उपयोग करते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर